नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम मनोज है। तो चलिए अब यह कहानी मनोज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल यह घटना उस वक्त की है जब मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। अपनी स्कूल की पढ़ाई के दौरान अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ हमारे गांव के बगल से जो रेलवे ट्रैक गुजरता था उस तरफ खेलने के लिए जाया करता था। क्योंकि शुरू से ही गांव के लड़के उस तरफ खेला करते थे, इसी वजह से जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे ही मैं भी गांव के लड़कों के साथ वहां खेलने जाने लगा। दरअसल हमारे गांव के बगल से ही एक रेलवे ट्रैक गुजरता था, जिसके कारण रात के वक्त भी जब हम लोग सोते रहते थे और वहां से ट्रेन गुजरती थी तो उसकी आवाज हमें काफी साफ साफ सुनाई देती थी। अक्सर गांव के लड़के ट्रेन की पटरियों पर ही बैठे रहते थे, क्योंकि उनके पास गांव में उस जगह के अलावा कोई और ऐसी जगह नहीं थी जहां सभी लोग एक साथ मिल सके। बाकी जगहों के अगल बगल से गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर गुजरते रहते थे, लेकिन पटरियों वाली जगह ऐसी थी जहां आसपास कोई नहीं आता था। अब अगर आप में से कोई गांव का लड़का या लड़की यह कहानी सुन रहा है तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके गांव में भी कोई न कोई ऐसी जगह जरूर होती है जहां बच्चे जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। कोई 2-4 ऐसी जगहें होती हैं जहां पर गांव के लड़के रोजाना शाम के वक्त इकट्ठा होते हैं और कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं या फिर कोई खेल खेलते हैं। इसी तरीके से हमारे गांव में भी रेल की पटरियां ही बच्चों के खेलने की एकमात्र जगह थी। अब गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ जब मैं भी उस रेलवे ट्रैक की तरफ खेलने के लिए जाया करता था तो उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसी रेलवे ट्रैक पर मेरे साथ एक ऐसी डरावनी घटना होगी कि उसके बाद मैं तो क्या, बल्कि गांव का कोई भी बच्चा उस तरफ अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं जाएगा। क्योंकि जो घटना मेरे साथ हुई वह इतनी ज्यादा भयंकर और डरावनी थी कि उस घटना के बाद मैं लगभग 1 महीने तक बीमार रहा था। इस घटना के बारे में पूरे गांव को पता चल गया था। इसी वजह से गांव वालों ने अपने बच्चों को भी उस तरफ जाने से मना कर दिया था। मेरे साथ यह घटना होने से पहले भी उस जगह पर कुछ बच्चों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी थी, जिसके बारे में गांव के लोगों को कभी भी कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जब मेरे साथ वह डरावनी घटना हुई तब जाकर उस रहस्य से पर्दा उठा कि शायद उन बच्चों की मौत भी इसी वजह से हुई होगी। मुझे पता है कि इन सारी बातों को सुनने के बाद आप लोगों के मन में यह उत्सुकता बढ़ गई होगी कि आखिर वह घटना क्या थी और पीछे क्या क्या हुआ था। बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं कहानी को कब तक घुमाता रहूंगा और असल बात कब बताऊंगा। तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आप लोगों के लिए ही आज यह कहानी लेकर आया हूं। दरअसल यह घटना उस वक्त की है जब मैं अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था। चूंकि 12वीं बोर्ड की परीक्षा होती है, इसी वजह से जैसे जैसे बोर्ड के एग्जाम करीब आ रहे थे वैसे वैसे ही मेरी और मेरे दोस्तों की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। जो लड़के मेरे साथ थे वे भी 12वीं की बोर्ड क्लास में ही थे। इसी कारण हम लोग रोजाना शाम को लगभग आधा घंटा उन ट्रेन की पटरियों पर बैठकर पढ़ाई के बारे में बातचीत करते थे।
हम एक दूसरे को सुझाव देते थे कि आने वाले पेपर में हमें प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से देने हैं। बीच में एक दिन जब हम लोग उन ट्रेन की पटरियों पर बैठे बैठे इन सब चीजों के बारे में बातें कर रहे थे तो अचानक हमारा एक दोस्त वहां से गायब हो गया। अब दिन ढल चुका था और गांव की तरफ वापस लौटने का वक्त हो गया था, लेकिन उसका कहीं कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। उसका नाम शंकर था, इसीलिए हम लोग जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगे और हर तरफ आवाजें लगाने लगे, लेकिन शंकर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। जैसे ही हमें यह एहसास हुआ कि वह नहीं मिल रहा, हम सभी डरने लगे। अब हर किसी के मन में यही सवाल था, कहीं वह उस भयानक जगह पर तो नहीं चला गया, कहीं शंकर उस तरफ तो नहीं चला गया। जैसे ही सभी के मन में उस भयानक जगह का ख्याल आया, सभी की रूह कांप गई। हर किसी ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अगर शंकर सच में वहां चला गया है तो शायद आज वह जिंदा वापस नहीं आएगा, क्योंकि कुछ महीने पहले भी गांव के कुछ बच्चे ट्रेन की पटरियों पर चलते चलते अनजाने में उस तरफ चले गए थे और वे कभी अपने घर लौटकर वापस नहीं आए। अगर कुछ वापस आया था तो वह उनकी लाशें थीं। अब इस बात को सुनकर आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि यह कौन सी नई पहेली है जिसे मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। दरअसल मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया था। हमारे गांव के बगल से जो रेलवे ट्रैक गुजरता था, वहां कई साल पहले गांव से थोड़ी दूर आगे एक बहुत भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। उस हादसे में ट्रेन के सारे डिब्बे पटरियों से उतर गए थे और उनमें आग लग गई थी। इस हादसे में कई लोग जिंदा जलकर मर गए थे। आज भी हमारे गांव के पास उसी जगह पर जले हुए डिब्बे पड़े हैं। ना तो सरकार ने उन डिब्बों को वहां से हटाया और धीरे धीरे वे डिब्बे आसपास के गांवों के लोगों के लिए काल का साया बन गए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस हादसे के लगभग 15 से 20 दिन बाद से रात के वक्त उस जगह से अजीब अजीब तरह की रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी थीं। वो आवाजें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस वक्त सुनाई दी थीं जब गांव वालों ने अपनी आंखों से उन डिब्बों के अंदर लोगों को जिंदा जलते हुए देखा था। उस वक्त लोगों की चिल्लाने की आवाजें, उनकी किलकारियां और तड़प तड़प कर आग में मरने की दर्दनाक चीखें पूरे माहौल में गूंज रही थीं। अब भी जब चारों तरफ घुप अंधेरा हो जाता है तो वही आवाजें रात में दोबारा सुनाई देने लगती हैं। रात के वक्त जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता था, उसी तरफ से वो आवाजें आना शुरू हो जाती थीं। जब पहली बार गांव के लोगों ने उन आवाजों को सुना तो कुछ लोग वहां जाकर देखने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें रोक लिया। बुजुर्गों का कहना था कि शायद जो लोग जिंदा जलकर मरे थे, उनकी आत्माओं को अब तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और उनकी आत्माएं अभी भी वहां भटक रही हैं। बुजुर्गों का मानना था कि अब उनकी आत्माएं शैतानी रूप ले चुकी होंगी और इसी वजह से रात के वक्त किसी का भी उस तरफ जाना सुरक्षित नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने तो रात में उस जगह से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि दिन के वक्त भी लोग उस तरफ जाना छोड़ चुके थे। दरअसल वह हादसा गांव के बगल में जिस जगह पर हुआ था, उस जगह को गांव के लोग तलाई के नाम से जानते थे। दिखने में वह जगह बंजर पड़ी थी और उसके आसपास कोई खेत भी नहीं थे, क्योंकि वहां पर पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था। जिन लोगों के वहां खेत थे, वे भी खेतों को छोड़कर शहर में जाकर बस चुके थे। तभी से उस जगह के खेत और जमीन सूनी और बंजर पड़ी हुई थी। तलाई को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वह जगह गांव के बगल में थी और थोड़ी ढलान में थी, यानी गांव की ऊंचाई उस जगह से काफी ऊपर थी। उस बंजर जमीन का इलाका एक खाई जैसा था, इसी वजह से लोग उसे तलाई के नाम से पुकारते थे। शायद कई साल पहले ट्रेन का हादसा भी इसी कारण हुआ था, क्योंकि रेलवे ट्रैक उस तलाई वाली ढलान पर ही बनाए गए थे। तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन जब अचानक से उस ढलान पर आई तो बैलेंस बिगड़ गया और उसी दिन वह भयंकर हादसा हो गया। हादसे के बाद गवर्नमेंट ने उस जगह की हालत थोड़ी बहुत ठीक करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा उस जगह को ठीक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब भी उस जगह को पूरी तरह ठीक नहीं किया गया था। आज भी उस जगह पर पटरियां उसी तरीके से पड़ी हैं
जैसे हादसे से पहले थीं। लेकिन उस हादसे के बाद से ही आसपास के गांवों के लोगों के लिए वह जगह भूतिया बन चुकी थी। आसपास के गांवों के लोगों का कहना था कि उस जगह पर आज भी उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो उस रात ट्रेन हादसे में जिंदा जलकर मरे थे। हर कोई इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करता था कि अगर कोई भी उस जगह की तरफ गया तो वह जिंदा लौटकर वापस नहीं आएगा। एक दिन इसी बात की परवाह किए बिना हमारे गांव के 4 लड़के ट्रेन की पटरियों पर चलते चलते उस तलाई वाली जगह की तरफ चले गए। इसके बाद कई दिनों तक उनकी तलाश की गई, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। फिर एक दिन उसी तलाई वाली जगह की तरफ से, जहां गांव के लोग शाम के वक्त बैठते थे, एक अजीब सी बदबू आने लगी। वह बदबू कुछ ऐसी थी जैसे कोई चीज सड़कर पूरी तरह से गंध मार रही हो। जब गांव के बच्चों ने इस तरह की बदबू महसूस की तो उन्होंने अपने घरों में इस बात की जानकारी दी। चारों लड़कों के परिवार वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गांव के 15 से 20 लोगों को साथ लिया और सुबह सुबह तलाई वाली जगह की तरफ जाने का फैसला किया। जब वे लोग तलाई वाली जगह पहुंचे तो वहां की हवा में इतनी भयंकर बदबू थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दूर से ही उन्होंने देखा कि ट्रेन के आधे जले हुए डिब्बों के अंदर उन चारों लड़कों की लाशें पड़ी थीं। हर डिब्बे में एक एक लड़के की अलग अलग लाश पाई गई। लाशों की हालत इतनी खराब थी कि उन पर चील और कौवे बैठे थे और उनकी बोटी बोटी नोच रहे थे, क्योंकि उन लाशों को वहां पड़े काफी वक्त हो चुका था। इसी वजह से वे पूरी तरह से सड़ चुकी थीं और अब उनसे बदबू आ रही थी। जब परिवार वालों ने अपने बच्चों की इतनी बुरी हालत में लाशें देखीं तो वे फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन यह सब शायद उन आत्माओं का ही किया धरा था, क्योंकि जिस तरह वे लोग जिंदा जलकर तड़प तड़प कर मरे थे, उन्हीं आत्माओं ने उन चारों लड़कों की लाशों का भी वैसा ही हश्र कर दिया था। गांव वालों का तो इस ख्याल से ही बुरा हाल हो गया था कि अगर मरने के बाद भी उनकी लाशों की ऐसी हालत हुई तो मौत कितनी दर्दनाक रही होगी। यही सोचकर सभी लोग उस हादसे के बाद से ही गांव वालों के मन में एक दहशत बैठ गई थी और हर कोई डर के मारे कांप रहा था। उस भयानक हादसे के बाद से गांव में पूरी तरह से उस जगह पर जाने की मनाही हो गई थी। अब यही भयावह घटना हमें उस वक्त याद आ रही थी जब हम ट्रेन की पटरियों पर बैठे थे और हमें पता चला कि हमारा दोस्त शंकर कहीं गायब हो गया है और अब वह हमें मिल नहीं रहा है। उस समय वहां पर जो बच्चे मौजूद थे उनमें सिर्फ 3-4 लड़के ही बड़े थे और बाकी सभी छोटे बच्चे थे। उन बड़े बच्चों में से मैं भी एक था। इसी वजह से हमें गंभीर शक होने लगा कि शायद वही घटना दोबारा हमारे सामने घटने वाली है, जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग हमेशा हमें चेतावनी देते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जब वह भयानक ट्रेन हादसा हुआ था और ट्रेन के डिब्बे जले थे तो उनमें कुछ बहुत ही खूबसूरत औरतें भी जिंदा जलकर मर गई थीं। अब मरने के बाद उनकी आत्माएं तलाई वाली जगह से पटरियों पर भटकते हुए यहां आती हैं। जब कोई व्यक्ति उन पटरियों पर बैठा दिखाई देता है तो ये आत्माएं अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। धीरे धीरे वे उसे अपने साथ तलाई वाली जगह की तरफ ले जाने लगती हैं। अगर कोई इंसान उन आत्माओं की सुंदरता से आकर्षित हो जाता है तो वह यह भूल जाता है कि उस जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं है। वह उनके पीछे पीछे तलाई वाली खतरनाक जगह की ओर चल पड़ता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसके साथ क्या होता है, इस बारे में गांव में आज तक कोई नहीं जान पाया। अब हम लोग इस बात पर शक इसलिए कर रहे थे क्योंकि शंकर हमसे थोड़ा दूर बैठा हुआ था और मोबाइल चला रहा था, जबकि हम 4-5 दोस्त एक जगह बैठकर पढ़ाई की बातें कर रहे थे। जब हमारी बातें खत्म हुई और हमने शंकर से कहा कि चलो अब घर चलते हैं, तो हमें शंकर वहां दिखाई ही नहीं दिया। इस बात से हम लोग काफी परेशान हो गए। कई बार आवाजें लगाने के बाद भी जब कहीं से उसका कोई जवाब नहीं आया तो हमारे एक दोस्त ने कहा, यार छोड़ो उसे, हम लोग गांव में जाकर उसके घर वालों को बता देंगे कि वह तलाई वाली जगह की तरफ चला गया है और हमें कहीं भी नहीं मिला। लेकिन तभी दूसरे दोस्त ने कहा, अरे यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या? वह हमारा दोस्त था और हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं?
हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें उसी तलाई वाली जगह की तरफ चलना चाहिए और उसे ढूंढना चाहिए। जैसे ही उस लड़के ने यह बात कही तो मैं भी उसकी बात से सहमत हो गया, क्योंकि शंकर अपने घर वालों का इकलौता बेटा था और वह भी कई जगहों पर मन्नतें मांगने के बाद हुआ था। अब अगर उसके साथ कोई डरावना हादसा हो जाता तो उसके माँ बाप की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। इन्हीं सब बातों को सोचकर मैं भी उन दोस्तों के साथ तलाई वाली जगह की तरफ उसे ढूंढने जाने के लिए तैयार हो गया। अब हम 5 दोस्तों में से 2 ने तो वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन हम 3 दोस्त वहां जाने के लिए तैयार हो गए। जिन 2 लड़कों ने हमारे साथ जाने से मना किया था, उन्होंने हमसे कहा, हम यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम जल्दी से जाकर दूर से देखाना। अगर कहीं भी शंकर दिखाई दे तो उसे आवाज लगा देना, लेकिन अगर दूर से भी वह नहीं दिखे तो तुरंत लौट आना। उन्होंने हमें यह भी चेतावनी दी, उस तलाई वाली जगह पर ट्रेन के जले हुए डिब्बों के पास भूलकर भी मत जाना, वरना किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। यह बात सुनकर हम तीनों ने अपने तेज कदमों से ट्रेन की पटरियों पर चलना शुरू कर दिया और तलाई वाली जगह की तरफ बढ़ने लगे। वह जगह लगभग 2 किलोमीटर दूर थी, इसलिए हमें वहां पहुंचने में 10 से 12 मिनट का समय लगना तय था। लेकिन दिन ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे घना होने लगा था। जैसे जैसे हम लोग उस तरफ बढ़ते गए, हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वह दूरी 10 किलोमीटर की हो गई हो। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि तेज तेज चलें, लेकिन इतनी तेज चलने के बावजूद भी वह जगह आने का नाम नहीं ले रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग बहुत दूर तक चले आए हों, लेकिन फिर भी तलाई वाली जगह अब तक नहीं पहुंची। आखिरकार जब हम उस ढलान पर पहुंचे तो हमें दूर से तलाई वाली जगह दिखाई दी। वहां नीचे हमें ट्रेन के जले हुए डिब्बे पड़े हुए नजर आए, लेकिन तब तक चारों तरफ गहरा अंधेरा हो चुका था, क्योंकि दिन पूरी तरह से ढल चुका था। आसमान में जो पंछी थे वे भी अपने अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। यह देखकर हम तीनों में से एक दोस्त ने कहा, हमारा एक दोस्त बोला, यार चलो यहीं से वापस चलते हैं। लेकिन मैं और मेरे साथ जो दूसरा दोस्त था, हम शंकर के घर के बारे में अच्छी तरह जानते थे। हमें पता था कि उसके घर में उसकी क्या अहमियत है और उसका हमारे साथ सुरक्षित घर पहुंचना कितना जरूरी है। इसीलिए हमने अपने दोस्त से कहा, आज उसे वापस लेकर ही चलेंगे, क्योंकि अगर उसे वापस नहीं ले गए तो उसकी मां की आंखों में वह दर्द और पीड़ा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह सोचकर हम तीनों अब उन जले हुए ट्रेन के डिब्बों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम लोग डिब्बों की तरफ बढ़ रहे थे, मेरा मन बार बार मुझे यह कह रहा था, मनोज वापस लौट जा, आज कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। लेकिन मेरा दिमाग मेरे दिल पर हावी होता जा रहा था, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, शंकर का साथ जाना बहुत जरूरी है। मेरा दिल यह कह रहा था कि अगर जिंदा बचना चाहता है तो अभी लौट जा, लेकिन मैं फिर भी वापस नहीं लौटा और इसी वजह से आगे चलकर वह डरावना हादसा हुआ। जैसे ही हम जले हुए डिब्बों के पास पहुंचे तो दूर से हमें डिब्बे के पास पटरियों पर कोई बैठा हुआ नजर आया। वह पूरी तरह खून से लथपथ था और डिब्बे का सहारा लेकर बैठा हुआ था। उसके हाथ पैर खून से सने हुए थे, लेकिन घने अंधेरे की वजह से हम यह समझ नहीं पाए कि वह कौन है। वहां काफी अंधेरा था और उसके चेहरे पर भी खून लगा हुआ था, जिससे उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह आवाज लगाते हुए कराहने लगा। वह कराहती आवाज में बोला, मनोज मैं यहां हूं। जैसे ही हमने यह आवाज सुनी, हम तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि शंकर की थी, उसी शंकर की जिसे हम ढूंढते हुए यहां तक आए थे। हम दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और उसके हाथ पैरों की हालत देखकर पूछा, शंकर यह सब कैसे हुआ? हमारी बात सुनते ही शंकर ने हमारी तरफ देखा और कहा, तुम्हें अभी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, लेकिन आज तुम लोगों ने यहां आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जब शंकर ने यह कहा तो हमें लगा कि शायद वह अपनी हालत के कारण हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें यहां नहीं आना चाहिए था। हमें लगा कि वह सिर्फ यह कहना चाहता है, मेरे साथ जो हुआ वैसा तुम्हारे साथ ना हो।
लेकिन उस समय हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर हमारे साथ क्या होने वाला है। जैसे ही हम शंकर का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगे और कहा, चल शंकर, जल्दी से यहां से निकलते हैं, तुझे तेरे घर लेकर चलते हैं। जैसे ही हमने शंकर से कहा, चलो तुझे तेरे घर लेकर चलते हैं, वह अजीब सी बात कहने लगा। उसने कहा, घर? कौन सा घर? तुम लोग किस घर के बारे में बात कर रहे हो? मेरा तो कोई भी घर नहीं है। हम लोगों का तो पिछले कई दिनों से यही जगह हमारा घर बनी हुई है और हम लोग यहीं पर भटकते रहते हैं। जैसे ही उसने यह बात कही, हम सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हम तीनों ने अजीब नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। इसी बीच जो शंकर खून से लथपथ और दर्द से कराह रहा था, वह हमारी तरफ अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। वह मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी हमें बहुत डरावनी लग रही थी। हम तीनों में से एक दोस्त चिल्लाकर बोला, शंकर, तू पागल हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहा है? चल, घर तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वह दोस्त यह बात कह रहा था, शंकर का हुलिया बदलने लगा। जो चेहरा कुछ देर पहले हमें खून से सना हुआ नजर आ रहा था, वह अब भयानक रूप से जला हुआ दिखने लगा। उसका चेहरा आग के अंगारों में बदल गया और उसमें से आग की लपटें उठने लगीं। उसके पूरे शरीर से धुआं उठ रहा था। उसके हाथ पैर अब जले हुए कोयले की तरह दिखने लगे थे। वह इतनी भयानक तरीके से बदल गया था कि अब शंकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसके चेहरे के नक्श भी पूरी तरह से किसी अनजान इंसान की तरह लगने लगे थे। धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगा कि उसका हुलिया अब एक औरत के रूप में बदल रहा है। वह औरत शंकर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। इतना सब कुछ होते देख मुझे समझ आ गया कि मेरा मन बार बार जो कह रहा था वही सच साबित हो रहा था। यह कोई भटकती हुई आत्मा थी जिसने शंकर का रूप लेकर हमें अपने जाल में फंसा लिया था। गांव के बुजुर्ग सही कहते थे, दिन ढलने के बाद उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज हमने यहां आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। तभी वह शख्स जो अब हमारे सामने पूरी तरह से एक औरत के रूप में बदल चुका था, हमारी तरफ हमारे सामने अब जो औरत थी वह पूरी तरह से आग में झुलसी हुई थी। उसका हुलिया इतना भयानक था कि रात के उस घने अंधेरे में उसे देखकर हम सभी के चेहरों पर पसीना आ गया। उसका डरावना चेहरा देखकर हम इतना घबरा गए कि हमारे हाथ पैर कांपने लगे। हमारे तीनों में से एक दोस्त तो इतना डर गया कि उसके हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे। अचानक वह डरावनी औरत की आत्मा झपटती है और मेरे कांपते हुए दोस्त का पैर पकड़ लेती है। इसके बाद उसे झटके से खींचते हुए नीचे गिरा देती है। जैसे ही मेरा दोस्त नीचे गिरा, वह अजीब तरीके से चिल्लाने लगा, क्योंकि उस धधकती हुई औरत ने उसके पैर को पकड़ते ही उसे बुरी तरह जला दिया। उसका पैर झुलस गया था और वह दर्द के मारे कराह रहा था। यह सब होते देख मैं और मेरा दूसरा दोस्त इतना घबरा गए कि हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर क्या करें, जिससे हम अपने दोस्त को उस औरत के चंगुल से बचा सकें। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, हमें दिखाई देने लगा कि उन जले हुए ट्रेन के डिब्बों से धधकते हुए लोग उतरने लगे। उन लोगों का हुलिया बुरी तरह जला हुआ था और वे हमें डायन या चुड़ैल की तरह दिखाई दे रहे थे। हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन इतना तो यकीन हो गया था कि आज हमारी मौत तय है। शायद हमारे साथ वही होने जा रहा था जो कुछ महीने पहले गांव के 4 लड़कों के साथ हुआ था। तभी वह डरावनी डायन, जिसने हमारे दोस्त का पैर पकड़ रखा था, मुस्कुराते हुए हमसे बोली, क्यों, क्या हुआ, डर लग रहा है? फिर उसने कहा, यह बात तो तुम लोगों को उसी वक्त सोचनी चाहिए थी जब हम लोग इन ट्रेन के डिब्बों में जिंदा जलकर मर रहे थे, लेकिन तुम लोग दूर खड़े खड़े सिर्फ तमाशा देख रहे थे। तुम में से किसी ने भी हम लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की। अगर उस दिन तुम कोशिश करते तो शायद हम में से आधे लोग तो जिंदा बच सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने हमें जलते हुए देखा और सिर्फ हमारा तमाशा बनाया। उसी दिन से मरने के बाद हमारी भटकती आत्माओं ने यह तय कर लिया था कि हम आसपास के गांवों के लोगों को पूरी तरह खत्म कर देंगे, क्योंकि उस दिन तुम्हारी वजह से ही हम जिंदा जलकर मरे थे। जैसे ही उस औरत की आत्मा ने यह बात कही, मैं उसे समझाना चाहता था
कि उस वक्त आसपास आग बुझाने का कोई भी साधन नहीं था। न तो वहां पानी की व्यवस्था थी, न ही ऐसी कोई चीज थी जिससे हम ट्रेन के डिब्बों की आग बुझा सकते। वह आग इतनी भयानक थी कि किसी छोटी मोटी चीज से उसे बुझाना मुमकिन नहीं था। पिछली रात की भारी बारिश की वजह से जो मिट्टी थी वह भी पूरी तरह गीली हो चुकी थी। ऐसे में मिट्टी डालकर आग को बुझाना संभव नहीं था। अगर मिट्टी सूखी होती तो उससे थोड़ा बहुत काबू पाया जा सकता था, लेकिन इतनी भयानक आग पर उस वक्त हमारा कोई जोर नहीं चलता, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लेते। ये सारी बातें मैं सिर्फ अपने मन में सोच रहा था, क्योंकि उस वक्त इतना डर लग रहा था कि मेरे सामने इतने डरावने चेहरे देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अचानक मुझे और मेरे दूसरे दोस्त को पीछे से एक जोरदार झटका लगता है। साथ ही हमें थोड़ा बहुत जलने का एहसास भी होता है। जैसे ही झटके से हम दोनों ट्रेन की टूटी फूटी पटरियों पर गिरते हैं, हम तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं। हमें दिखाई देता है कि हमारे पीछे अब दो धधकती हुई लाशें खड़ी हैं, जो गुर्राते हुए हमारी तरफ बढ़ रही हैं। शायद वे भी हमें उसी औरत की तरह अपने काबू में करके मारना चाहती थीं। यह सब देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि अब यह हमारे जीवन का अंतिम पल है। हम कुछ ही देर में इन भटकती हुई आत्माओं का शिकार बनने वाले हैं। लेकिन तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके होते ही सारा मामला शांत हो जाता है। जैसे जैसे वे दोनों आत्माएं अपने जलते हुए शरीर के साथ हमारी तरफ बढ़ रही थीं, अचानक से वहां पर एक जलती हुई मशाल आकर गिरती है। जैसे ही वह मशाल वहां गिरती है, वह सब कुछ जो हमें अब तक दिखाई दे रहा था वहां से गायब हो जाता है। जैसे ही वे आत्माएं गायब होती हैं, हमें दूर गांव की तरफ से लोगों का एक झुंड हमारी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। उनमें से 2-4 जवान आदमी बाकी लोगों से आगे भागते हुए आ रहे थे और उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं। शायद उनमें से ही किसी ने वह मशाल हमारी तरफ फेंकी थी। अब मशाल का जिक्र सुनकर आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि भला इस जमाने में भी मशाल कौन जलाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव के बुजुर्गों का यह मानना था कि अगर कोई भटकती हुई आत्मा जो उस ट्रेन हादसे में जिंदा जलकर मर गई थी किसी इंसान का पीछा कर रही है, तो वह इंसान अगर आग जला देता है तो वह आत्मा आग को देखकर डर के मारे वहां से गायब हो जाती है। उनके मन में उस आग का इतना ज्यादा डर बैठा हुआ है कि जैसे ही वे आग देखती हैं, वे वहां से भाग जाती हैं। तभी से गांव में यह परंपरा बन गई थी कि अगर किसी को रात के वक्त अपने घर से बहुत जरूरी कारण से बाहर जाना भी पड़े, तो वह अपने साथ जलती हुई मशाल जरूर लेकर जाए, क्योंकि अगर जलती हुई आग उसके साथ होगी तो आत्माएं उसके आसपास भटकने की कोशिश भी नहीं करेंगी, बल्कि आग को देखकर वे दूर भाग जाएंगी। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि रोज रात को गांव में उन मरी हुई आत्माओं की अजीब तरह की चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। यह आवाजें इसलिए सुनाई देती थीं क्योंकि जब भी रात के वक्त उधर से ट्रेन गुजरने वाली होती थी, तो उस ट्रेन के गुजरने से लगभग ट्रेन के आने से आधा घंटा पहले ही उन आत्माओं की भयानक आवाजें गांव की तरफ आना शुरू हो जाती थीं। जैसे ही ट्रेन पटरियों पर आने वाली होती, काफी दूर से ही पटरियों में कंपन महसूस होने लगता था। उन आत्माओं को इस कंपन से पता चल जाता था कि अब ट्रेन गुजरने वाली है। लेकिन उन आत्माओं के मन में ट्रेन का इतना खौफ बैठा हुआ था कि ट्रेन के आने की आहट से ही वे अजीब तरह से चिल्लाकर और विलाप करते हुए रोने लगती थीं। जब ट्रेन गुजर जाती तो उनकी आवाजें भी शांत हो जाती थीं। अगली रात को फिर जैसे ही ट्रेन आने वाली होती, वही डरावनी आवाजें दोबारा आने लगती। ये गांव में अब रोजाना की घटना बन चुकी थी। उस दिन जब गांव के लोग भागते हुए हमारे पास पहुंचे, तो उन्होंने हमें उठाया और जितनी जल्दी हो सके गांव की तरफ ले जाने लगे। हम दोनों तो उन लोगों के साथ चलते हुए गांव की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमारा तीसरा दोस्त, जिसका पैर बुरी तरह से जल गया था, चल नहीं पा रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी क्योंकि आग में धधकती आत्मा ने उसका पैर पकड़ लिया था। इसलिए गांव के 3-4 लोग उसे गोद में उठाकर ले जा रहे थे। उस वक्त हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गांव वालों को कैसे पता चला कि हम लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं।
जब हम गांव पहुंचे और गांव वालों से इस बारे में पूछा तो पता चला कि जिन दो दोस्तों को हमने पटरियों पर छोड़कर गए थे उन्होंने ही गांव में जाकर सबको बताया था। क्योंकि जब काफी देर तक हम लौटकर नहीं आए तो उन दोनों को हमारी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। वे दोनों दौड़ते हुए गांव में पहुंचे और गांव के बुजुर्गों को इस बारे में बताया। जब बुजुर्गों ने यह सुना तो उन्होंने उनसे पूछा, आखिर वो तीनों तलाई की तरफ क्या लेने गए थे? तब उन दोनों दोस्तों ने बताया, हमारे साथ जो बंसी चाचा का बेटा शंकर था वह भी वहीं था और शायद वह तलाई की तरफ चला गया था, इसलिए वे उसे ढूंढने के लिए वहां गए हैं। यह सुनते ही उन बुजुर्गों के बीच में शंकर के पिता यानी बंसी चाचा भी वहीं बैठे हुए थे। जब बंसी चाचा ने सुना कि हम लोग शंकर को ढूंढने के लिए तलाई की तरफ गए हैं तो उन्होंने कहा, शंकर तो काफी देर पहले ही घर आ चुका है, मैंने उसे अपनी आंखों से घर आते हुए देखा है, तो फिर तुम लोग किसे ढूंढने गए थे? यह सुनते ही उन दोनों दोस्तों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि अगर शंकर घर पर था तो इसका मतलब हम लोग किसी बहुत गलत चीज के पीछे तलाई की तरफ चले गए थे। इसके बाद बंसी चाचा खुद अपने घर से शंकर को लेकर आते हैं। यह देखकर गांव के सभी लोग समझ गए कि हम तीनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। इसी वजह से गांव के सभी लोग तुरंत इकट्ठा हुए और अपने अपने घरों से मशालें लाकर उन्हें जलाया। फिर वे सभी दौड़ते हुए ट्रेन की पटरियों से होकर तलाई वाली जगह की तरफ पहुंचे। शुक्र है कि वे लोग समय पर वहां पहुंच गए, वरना उस दिन हमारा मरना तय था। उस हादसे के बाद गांव के बुजुर्गों ने यह फैसला कर लिया कि तलाई वाली जगह पर जाना तो दूर, अब कोई भी पटरियों की तरफ भी नहीं जाएगा। आज भी हम में से कोई भूलकर भी पटरियों की तरफ नहीं जाता है। उस डरावने हादसे के बाद हम तीनों दोस्त इतने ज्यादा डर गए थे कि हम सभी को लगभग 1 महीने तक बुखार रहा और जो दोस्त आग से झुलस गया था वह 2 से 3 महीने बाद ठीक हो पाया। इसीलिए मेरा आप लोगों से यह कहना है, अगर आपके अगल बगल में कभी कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ हो और उस हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई हो तो रात के वक्त या फिर अकेले कभी भी उस जगह पर जाने की गलती मत करना। ऐसा माना जाता है कि जब किसी को अकाल मौत मिलती है तो उसकी आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं हो जाती, यानी जितनी उम्र तक वह व्यक्ति इस धरती पर जीने के लिए आया था। अगर किसी हादसे में उसकी उम्र से पहले उसकी मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा हमेशा उसी जगह पर भटकती रहती है। समय के साथ वह आत्मा इतनी ज्यादा डरावनी और शैतानी बन जाती है कि वह दूसरे लोगों को भी शिकार बनाने लगती है। आत्माएं लोगों को शिकार इसलिए बनाती हैं क्योंकि हमारी दुनिया की तरह उनकी भी एक दुनिया होती है और उनकी दुनिया में यह माना जाता है कि जो भी आत्मा किसी जिंदा इंसान को शिकार बनाएगी और जैसे जैसे कोई आत्मा जिंदा इंसान को शिकार बनाती है उसकी शक्तियां उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती हैं। धीरे धीरे वह डायन, चुड़ैल, भूत, प्रेत, जिन्न या पिशाच का रूप ले लेती है। इन रूपों में बदलने के लिए आत्माओं को इंसानों का खून पीना पड़ता है और जिंदा इंसानों की बलि देनी पड़ती है, तभी जाकर उन्हें इतनी डरावनी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।